जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का SLV IAS की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। ये मुद्दा जो है वो है आपकी यूपीएससी CSAT के एग्जामिनेशन को लेकर, जिसके चलते या फिर कह सकते हो CSAT को एग्जाम को लेकर हजारों लाखों ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों में से जो सबसे कॉमन सवाल हैं वो आज मैंने क्या किए हैं, सर्च किए, और सर्च करके मुझे लगा कि इन बातों पे वाकई एक वीडियो बनानी चाहिए। सो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, वरना यहीं से बंद कर दीजिएगा। ये बात मैं जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं है तो ये पूरा वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट होना है। इससे बेहतर है कि आप अपने टाइम को कहीं और जाके वेस्ट करिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और डेफिनेटली अगर आपको लगे कि वाकई में सर इस वीडियो में आपने जेन्युइन बात की है, मैं यहां पे कुछ हवाबाजी करने नहीं आया हूं, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन बातें होंगी, और उन बातों का अगर आपके ऊपर वाकई में कोई असर हो, अगर आपको लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करके जाना। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार मैंने कंप्लीटली आपका टाइम वेस्ट किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर आप डिसलाइक करोगे तो वो भी एक मेरे लिए एप्रिसिएशन का काम होगा, ताकि मुझे ये पता तो चलेगा कि नहीं यार मैंने शायद कुछ कमी छोड़ दी, और अगली बार से जब भी कभी मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा और मेहनत करके आऊंगा और काम करके आऊंगा। अगर आपको ऐसा लगे तो, क्योंकि अपने हिसाब से तो मैं अपना 100% ही आपको डिलीवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बेसिकली 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। पहला, जो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हाउ टू क्रैक CSAT एग्जाम। CSAT एग्जाम को क्रैक कैसे करें, एक तो हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। दूसरा मुद्दा है सबसे इंपॉर्टेंट, सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पहले कॉम्प्रहेंशन करें या पहले मैथ करें या पहले रीजनिंग करें, कहां से स्टार्ट करें कहां से एंड करें, सर कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, अगला मुद्दा है टॉप रेटेड टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। जिन लोगों ने अभी तक CSAT के एग्जाम को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की है, अब इस बचे हुए समय में वो ऐसा क्या करें, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको वो पढ़ लें तो उनका CSAT का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। टॉप रेटेड टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग की दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के वो टॉप रेटेड टॉपिक कौन से हैं, और आपको CSAT के एग्जाम में क्या करना है, डूज एंड डोंट, और क्या नहीं करना है। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्केट में बहुत भयंकर तरीके से घूम रहे हैं, चारों तरफ इन्हीं की हाहाकार है, लेकिन इनका सटीक सलूशन जो है वो शायद आपके पास तक अभी नहीं पहुंचा है। मैं कोशिश करूंगा कि इनका जो सटीक आंसर है वो आपके पास तक डिलीवर कर पाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, CSAT के एग्जाम की अगर बात करें तो हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके CSAT के एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें दोस्तों 3 सेक्शन होते हैं, बेसिकली मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। अगर पर्टिकुलर वेटेज की बात करें तो ये बिल्कुल भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आएंगे। ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलो तो आप ऐसे कह सकते हो कि 25 से 30 के बीच में तकरीबन सारे के सारे सेक्शन आपके रहने वाले हैं। ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूं, ये बात जो मैं कह रहा हूं ये ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं कि 25 से 30 के रेंज में आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट ये बात पहले से फिक्स नहीं होती है कि मैथ कितनी, रीजनिंग कितनी और कॉम्प्रहेंशन कितनी। ये जो एग्जाम आपका होता है यहां पे कोई कट ऑफ नहीं बनती है दोस्तों, देयर इज नो कट ऑफ, यहां पे कोई कट ऑफ नहीं बनती है, ना ही इस एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो आपके ऐड किए जाते हैं पेपर फर्स्ट में। ये ऐड नहीं होते। किसकी ऐड होने की बात कर रहा हूं, पेपर फर्स्ट जो आपका GS वाला पेपर होता है, इसका उसमें कोई रोल नहीं है। ये पूरा का पूरा क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 क्वेश्चन जो है वो क्या करने होंगे, सही करने होंगे। क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन जो है वो सही करने होंगे।
अब ये 30 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने सीसैट के पेपर में 30 क्वेश्चन इजीली सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं उठाने जा रहा हूं दोस्तों, वो पॉइंट यही उठाने जा रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसी मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूं। तो हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो बात करने जा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे। बहुत सारी अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं। वो जो अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं दोस्तों, उन समस्याओं में एक सबसे कॉमन समस्या ये है कि सर जब मैं पेपर स्टार्ट करता हूं तो पेपर में दे रहा होता हूं, लेकिन मैं मुश्किल से 35 से 40 क्वेश्चन तक पहुंच पाता हूं और पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाता है। मैं ये देख ही नहीं पाता कि आगे अभी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो और मुझे करने थे। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन। दूसरी समस्या यह है कि सर मैं किसी एक क्वेश्चन पे लगाने लगता हूं तो उस पर इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि सारा टाइम स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही खत्म हो जाता है, लास्ट तक हम पहुंच ही नहीं पाते। ये अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक एस्पिरेंट जो है वो फेस कर रहा है आज की डेट में। तो दोस्तों जो ये मुद्दा है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, इसका सबसे सटीक आंसर क्या है, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास एग्जाम में 3 सेक्शन होने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और तीसरा जो सेक्शन है वो आपका कॉम्प्रहेंशन का है। ये कोई नहीं जानता कि किस पर्टिकुलर सेक्शन के कितने क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके जंबल्ड फॉर्म में होते हैं। सर ये जंबल्ड फॉर्म क्या होती है? जंबल्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इनका ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि नहीं पहले मैथ आएगा फिर रीजनिंग आएगा फिर कॉम्प्रहेंशन आएगा, या फिर पहले रीजनिंग आएगी फिर कॉम्प्रहेंशन आएगी फिर मैथमेटिक्स आएगी। जंबल्ड फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको कॉम्प्रहेंशन का मिल जाए, वहां से 2 क्वेश्चन हो, अगला आपने जैसे ही कंटिन्यू किया रीजनिंग मिल जाए, और जैसे ही आप आगे चले आपको मैथ मिल जाए। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आपको चौथा क्वेश्चन वापस से रीजनिंग का मिल जाए, फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है वापस से आपको मैथ का मिल जाए, फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है वापस से आपको कॉम्प्रहेंशन का मिल जाए। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सीक्वेंस में सारे के सारे टॉपिक आपको दिए जाएंगे। ये सारे के सारे आपको जो सेक्शन है जंबल्ड फॉर्मेट में होते हैं। अब सबसे पहले होता क्या है, सपोज दैट ये एक कैंडिडेट ए है। ये जो कैंडिडेट ए है ये जाता है सीसैट का एग्जाम देने, ये जाता है सीसैट का एग्जाम देने। एग्जाम हॉल में बंदा बैठा हुआ है और बंदे के हाथ में जो एग्जाम पेपर है वो आ चुका है। अब जो बंदा ए है उसको ये बात अच्छे से पता है कि इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सीसैट पे उसको क्वालिफाई करना है। तो आइए सटीक रणनीति जानते हैं दोस्तों कि पेपर को अटेम्प्ट करने की सही रणनीति, सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपना पेपर पहली बार ओपन करते हैं तो पेपर ओपन करने के बाद आपको इंस्टेंट स्टार्ट नहीं हो जाना है। सबसे पहला पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज आपको एक एक बात बताऊंगा। पहला पॉइंट है, पेपर ओपन किया तो आपको बस ओपन करते ही स्टार्ट नहीं हो जाना है। जैसे होता नहीं है कि भूखे बैठे थे, जैसे ही खाना देखा झपट पड़े और खाना स्टार्ट कर दिया। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि आपने अपने पेपर को ओपन किया और पेपर को ओपन करके सपोज दैट जो पहला क्वेश्चन था वो आपको कॉम्प्रिहेंशन का दिखा और आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल नहीं करोगे। तो सर क्या करेंगे? बैठे रहेंगे क्या पेपर में? बैठे रहने से तो पेपर क्वालिफाई होगा नहीं। बैठे नहीं रहना है, मेरी बातें अभी सुनो, पूरी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। आपका जब पेपर ओपन होगा तो आपको पेपर ओपन करते ही पहले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना है। देखो, हर एक बंदे को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, हर एक बंदे को अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होती है। जैसे मुझे पता है, मैं अगर पर्टिकुलर अपनी बात करूं तो मुझे पता है, देखो ये जो आपके 3 सेक्शन है ना दोस्तों, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन, बहुत ही रेयरली आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसके इस तीनों के तीनों स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं हैं, बट ऐसी मेजॉरिटी कम है जिनके ये 3 के तीनों सेक्शन स्ट्रांग है। ऐसे लोग कम हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, जो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग आती है, मैथ नहीं आती, मैथ और रीजनिंग आता है, कॉम्प्रहेंशन नहीं आता।
बाकी जिसको मैथ आती है उसको रीजनिंग ऑटोमेटिक आएगी। मैथ अगर आपको आती है तो रीजनिंग आप ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। तो अगर आप ये सोच के चलो कि नहीं यार ये तीन के तीनों सेक्शन मेरे स्ट्रांग हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया। मैं बात ये कर रहा था कि सबको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है और सबको अपनी वीकनेस पता होती है। अब मुझे पता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मैथ और रीजनिंग है, या फिर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन है, या फिर तीसरा कोई है, मान लो सपोज दैट कोई ऐसा है जिसके स्ट्रेंथ मैथ और कॉम्प्रहेंशन है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, बहुत ध्यान से उस बात को समझना। आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट वेस्ट करने हैं। आप कहोगे सर अजीब इंसान हूं, आप पहला इंसान ऐसा देखा है जो ये कह रहा है कि 10 मिनट वेस्ट करो। जी हां दोस्तों, आपको स्टार्टिंग के अपने 10 मिनट वेस्ट करने हैं। और किस सेंस में वेस्ट करने हैं? इस 10 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, नो क्वेश्चन सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करोगे। तो सर करेंगे क्या इन 10 मिनट में? इन 10 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, आपको केवल पन्ने पलटने हैं। क्या करना है? आपको केवल पेजेस जो हैं उनको टर्नओवर करना है। अब पेजेस को टर्नओवर करके करेंगे क्या? पूरी मेरी बात सुनोगे तो अभी फाइनल कंक्लूजन पे जब पहुंचाऊंगा तब कहोगे सर सही बात कह रहे हो। आपने क्या करना है, पेपर मिला, पेपर ओपन किया, स्टार्टिंग में 10 मिनट का अपना टाइम लो और उस 10 मिनट के टाइम लेके आपके पास जो आपका एग्जाम पेपर है उस एग्जाम पेपर में केवल और केवल क्या करिए, पेजेस को पलटिए। अब अकेले केवल पेजेस को पलटने का काम नहीं करना है दोस्तों, इन पेजेस को पलटने के साथ साथ आपको क्या करना है, सेकंड नंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, मार्किंग करनी है क्वेश्चंस की। सर किन क्वेश्चंस की मार्किंग करनी है? मार्किंग करनी है क्वेश्चंस की। और किन क्वेश्चंस की मार्किंग करनी है? वो भी मार्किंग कैसे करना है कि अगर 5 नंबर क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है तो उस पर गोला लगा देना। अब आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के 10 मिनट में प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से कह सकते हो मार्किंग करनी है। अब मार्किंग हम करते कैसे हैं? मैंने क्या कहा कि सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ पता है, सबको अपनी अपनी वीकनेस पता है। अगर मुझे पता है कि मुझे मैथ नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले पूरे पेपर में रीजनिंग के और कॉम्प्रहेंशन के उन क्वेश्चंस की मार्किंग कर लूंगा जिनको मैं कर सकता हूं। मैं खासकर सजेस्ट करूंगा कॉम्प्रहेंशन के पार्ट को आप सबसे लास्ट में ही करो। अब आप लोग कहोगे सर यही तो स्कोर बनाता है, सबसे लास्ट में करने को क्यों कह रहे हो? मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, इन 2 सब्जेक्ट्स में, एक मैथ और एक रीजनिंग, ये जो मैं मार्किंग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना, ये बेसिकली आपको मैथ और रीजनिंग में करनी है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन तो सबको अटेम्प्ट ही करना और सब कर लेते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज सब कर लेते हैं। तो मैथ और रीजनिंग की आपको दोस्तों मार्किंग करनी है, और ये मार्किंग उन क्वेश्चंस की करनी है जिन क्वेश्चंस को आपको ये लगता है कि ये मैं सॉल्व कर ले जाऊंगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, तैयारी आपने की है, आपको अपने माइंड के बारे में पता है, आप खुद के बारे में ये अच्छे से जानते हो कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में अपना 10 मिनट का भले ही टाइम ले लो, बट इस 10 मिनट में पूरे पेपर में मैथ और रीजनिंग के पहले उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो जिन क्वेश्चंस को आपको ये फील होता है कि ये क्वेश्चन मैं इजीली अटेम्प्ट कर पाऊंगा। कर लिया मार्किंग। अब मार्किंग करने के बाद अगला काम क्या करिए, अगला काम दोस्तों, तीसरा जो थर्ड स्टेप काम है, थर्ड स्टेप पे आपको अब क्या करना है, जो आपने मार्क किया है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन है जिसे मैंने मार्क किया था, और मार्किंग मैंने कुछ इस तरीके से की थी कि मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ये मुझसे हो जाएगा, बट जब मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगा, जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा, तो ऐसा हुआ कि मैं उसमें फंस गया, और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता। तो जनरली क्या होता है, हमारी एक बड़ी बैड हैबिट होती है कि जब किसी क्वेश्चन पे हम फंस जाते हैं तो हम उसी क्वेश्चन पे बार बार रीचेक करने लगते हैं। क्या आपको ये पता है कि आपके एग्जाम हॉल में बैठे होने पे आपके माइंड पे प्रेशर होता है? आपको क्या ये बात पता है कि एग्जाम हॉल में आपके माइंड पे प्रेशर होता है? और ये जो आपका प्रेशर है दोस्तों, ये इतना खतरनाक होता है
कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया, ये जनरल वे में सबके साथ होता होगा, अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया तो जब आप उसको रिव्यू करने जाते हो तो बहुत ही कम परसेंटेज में ये चांसेस होते हैं कि आप अपनी गलती पकड़ पाओ, वरना आपको उस टाइम पे प्रेशर की वजह से गलती पकड़ में नहीं आती। तो सर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर मैंने 5 नंबर क्वेश्चन की मार्किंग कर रखी थी कि 5 नंबर क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और मैंने इसको सॉल्व किया, मैं इसमें फंस गया, तो मैं इस पे एक हैशटैग लगा दूंगा। और ये हैशटैग क्या है? ये हैशटैग इस बात की निशानी है कि अगर बाद में मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं आके इस क्वेश्चन को वापस से लगाऊंगा। उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को स्किप कर देना ही बेहतर है, उस पे अपने समय को बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। आपको क्वेश्चन दिखा, आपने उस पे मार्किंग की कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं, बट जब आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया वो नहीं सॉल्व हो पाया आपसे, उसमें हैश लगा दो और आगे बढ़ जाओ। अब ऐसे मान लो, सपोज दैट दोस्तों, ऑन एन एवरेज मैं अगर मान के चलूं, ज्यादा नहीं, मैं मान के चलता हूं कि 50 क्वेश्चन आपको आपके मैथ और रीजनिंग सेक्शन से मिल जाए। 30 क्वेश्चन चलो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के ले लिए। अगर 50 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के मिल गए तो क्या यार इन 50 में से 25 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होंगे, चलो 25 भी मैंने ज्यादा कहा, क्या 20 से 22 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होंगे जिसपे आप मार्किंग ना कर पाओ? फिर तो इसका मतलब आपकी तैयारी ही नहीं है, फिर आप बेवजह अपना एक अटेम्प्ट खराब कर रहे हो, अपना एक अटेम्प्ट खराब कर रहे हो। क्योंकि सीसैट में अगर तुम फेल हुए तो फिर आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, फिर तो तुमने जीएस के फर्स्ट पेपर में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूं ना यार कि 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो तकरीबन आप यहां मार्क कर लो, और मैं कहता हूं कि 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपने मार्क किए और ये आप अटेम्प्ट कर ले गए तो आपका फिर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में कहीं ना कहीं 30 में से 15 से 16 सब सही कर लेते हैं। अगर इसके मैं 30 क्वेश्चन लेके चलूं तो इसके 30 क्वेश्चंस में से 50% यानी कि 15 क्वेश्चन तो फिर आप सही कर ही ले जाओगे। तो मैं बात कर रहा हूं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर की। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। पहला स्टेप है आपका पेपर ओपन करके आपको तुरंत स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट का जो भी समय लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, होने दो। पहले मार्किंग करिए उन क्वेश्चंस की जिन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मार्किंग नहीं करोगे तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जब आप एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कभी भी अपने लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन रहे हो जिसपे आपने अपना समय बर्बाद कर दिया और लास्ट में एग्जामिनर ने इजी क्वेश्चंस को डाल रखा हो। तो एटलीस्ट एक बार कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो तो आप उस पेपर के सारे क्वेश्चंस को देखो तो सही। अगर आपने उस पेपर के सारे क्वेश्चंस को देखा ही नहीं तो वहीं से ये समझ लेना कि वो एग्जाम आपका क्रैक नहीं होने वाला। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनका ये कहना होता है कि सर हम तो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दोस्तों यही है कि आप एक सीक्वेंस में पेपर को स्टार्ट करते हो, पहले नंबर से उठाया और लगाते चले जा रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा काम, जो लोग ये कहते हैं कि सर पहले कॉम्प्रिहेंशन को करें या फिर पहले मैथ को करें या फिर पहले रीजनिंग को करें, इसका सबसे सटीक जवाब पता है क्या है? इसका सबसे सटीक जवाब है कि इसका आंसर आपको खुद पता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके बारे में यह बता दे कि कौन सा सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करो तो आपका फायदा रहेगा। अब इसकी मैं कुछ प्रैक्टिकली बातें करना चाहता हूं। मैं अभी एक वीडियो बना दूं कि पहले मैथ करनी चाहिए, फिर रीजनिंग करनी चाहिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। दोस्तों जिनको मैथ नहीं आती वो क्या करेंगे? मैं एक वीडियो बना दूं कि पहले कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, फिर रीजनिंग करना चाहिए, फिर मैथ करनी चाहिए। जिनका कॉम्प्रिहेंशन वीक है वो क्या करेंगे? तो दोस्तों इसीलिए ये जो जजमेंट है ना कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में केवल और केवल अगर कोई जानता है तो वो आप खुद जानते हो। ये एनालिसिस आपको खुद ही करनी है। आप जो मॉक देते हो, आजकल एक ट्रेंड चल गया है जो कि बड़ा गंदा है। लोग मॉक पता है क्यों देते हैं? लोग मॉक क्यों देते हैं? लोग मॉक देते हैं केवल यह जानने के लिए कि मॉक से मेरा स्कोर कितना आ रहा है, बाकी उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। लोग मॉक देते हैं केवल इस काम के लिए कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है।
आज मैं आपको बताता हूं कि मॉक देने से हमें क्या क्या चीजें वहां से निकाल के सीखनी चाहिए। मॉक दे रहे हो तो आप ये तो देखते हो कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, साथ ही साथ आप ये देखो कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है जो आपका वीक है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो वीक है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप बार बार आने पे भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका कौन सा सेक्शन ऐसा है जो ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो ज्यादा वीक है। मॉक आप लगातार क्या करिए, मॉक का पैटर्न हमेशा बदलता रहना चाहिए। जैसे सीसेट के पेपर की बात करूं, सपोज दैट आपके पास 15 मॉक है, तो आपको सही मायने में पता क्या जरूरत है, आप इनको 5-5 के ग्रुप में क्या करो, कन्वर्ट कर लो। पहले 5 मॉक दो, जहां पहले मैथ करो, उसके बाद रीजनिंग करो, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन उठाओ। फिर ऐसे करो कि पहले आपने रीजनिंग उठा ली, फिर कॉम्प्रहेंशन, फिर मैथ, फिर ऐसे उठा लो कि पहले कॉम्प्रहेंशन, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। अब तीनों से अपने स्कोर की एनालिसिस करो और ये खुद आप फील कर पाओगे कि यार कौन सा सेक्शन पहले उठाने से मैं इजिली अच्छा स्कोर कर पा रहा हूं। नो डाउट बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका कॉम्प्रहेंशन पार्ट अच्छा है। क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है, वह लगातार द हिंदू पे काम करते हैं, बुक रीडिंग, और उसके अलावा उनकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्रहेंशन से वो अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं यार मेरा कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन अच्छा है, मैं यहां से बढ़िया स्कोर करता हूं, नो डाउट आप पहले कॉम्प्रहेंशन को ही सॉल्व करा दो। कोई ऐसा है जिसकी मैथ बहुत अच्छी है, आपने बीएससी वगैरह कर रखा है, जनरल कंपटीशन की तैयारी आपने कर रखी है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरी मैथ बहुत अच्छी है, आप पहले मैथ को स्टार्ट करो। कोई ऐसा है जिसको लगता है मैं रीजनिंग में बहुत तेज हूं, मेरा आईक्यू लेवल बहुत शानदार है, आप रीजनिंग से स्टार्ट करो। तो ये जो डिसीजन है कि किस सेक्शन को पहले स्टार्ट करें और किस सेक्शन को बाद में स्टार्ट करें, इसका जवाब मेरे दोस्तों केवल और केवल आपके पास है, दुनिया में बाकी किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जितने लोग खड़े होकर ये वीडियो बनाते हैं, अगर उनके पास तक मेरी ये बात पहुंच रही हो तो मैं आपसे विनती करूंगा कृपा करके आप अपना समय और बच्चों का समय बर्बाद मत किया करिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो सेम नॉलेज बच्चे के पास नहीं है, और बच्चों के पास भी जो नॉलेज है हर एक बच्चे के पास वो सेम नॉलेज नहीं है। आप तो बता रहे हो कि पहले मैथ कर लो, फिर रीजनिंग कर लो, फिर कॉम्प्रहेंशन कर लो, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनकी मैथ नहीं स्ट्रांग है और वो स्ट्रांग कर भी नहीं पा रहे हैं, वो कहां जाएंगे? तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप एक जनरल क्वेश्चन मार्केट में लेके चलते हो और अपने टीचर्स के साथ पूछा करते हो कि सर किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, किस सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करें, या सबको मिक्स्ड फॉर्मेट में अटेम्प्ट करें, तो मेरा आपसे कहना होगा कि ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ये डिसीजन किसी और का नहीं होना चाहिए। देखो कॉम्प्रहेंशन में तो मार्किंग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्किंग में आपसे क्या कह रहा हूं, मार्किंग केवल आपको मैथ और रीजनिंग में ही करनी है। वो भी मार्किंग क्यों करनी है सर, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि यहां पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एग्जामिनर आपको केवल फंसाने के लिए देता है। वो नहीं चाहता कि आप जो है यहां पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आपने कभी ये बात नोटिस की है? नहीं नोटिस की होगी, मैं बताता हूं। आपने प्रीवियस ईयर के इतने पेपर उठा के देखे हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं पर्टिकुलर मैथ की बात कर रहा हूं, ऐसे दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे 2023 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सॉल्व ही नहीं करना था। क्यों? क्योंकि अगर इनको आप सॉल्व करने लग जाते तो यही आपका पूरा टाइम खा जाते, फिर आपके पास बाकी का सेक्शन सॉल्व करने का टाइम ही ना बचता। एग्जामिनर क्या क्या देखना चाहता है? एग्जामिनर यही थोड़ी ना देखना चाहता है कि आपकी मैथ, रीजनिंग और ये सारी चीजें कैसी हैं कैसे नहीं है। एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि आपकी स्किपिंग पावर कितनी है। क्यों? क्योंकि आपको आगे चल के अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिसमें कुछ को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ को आपको स्किप करना पड़ेगा। तो वो ये सारा टैलेंट जो है वो आपके अंदर देखना चाहता है कि भाई मैंने आपको कोई एक ऐसी चीज दे दी, तो अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके अपना समय बर्बाद करोगे या फिर इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। ये चीज भी एग्जामिनर देखना चाहता है। तो आपके एग्जाम में हर साल ऐसा होता आया है और ऐसा होता रहेगा कि बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके प्योरली स्किप करने वाले होंगे, उन्हें आपको टच नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ही मार्किंग कर लो। अब मैंने पढ़ाई की है, मैंने तैयारी की है, तो मुझे ये बात अच्छे से पता है, क्वेश्चन आएगा मैं उसको देख के ये जान जाऊंगा कि ये क्वेश्चन मेरे लायक है या मेरे लायक नहीं है। और अगर तुमने मार्किंग नहीं की और तुम लगे पड़े हो तो जो बीच बीच में ये क्वेश्चन है ना जो आपके स्किप करने वाले थे, ये अननेसेसरी आपका पूरा समय खा जाएंगे, पूरा समय खा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा एग्जाम पेपर है,
ये हमारा एग्जाम पेपर है दोस्तों, हमें एग्जाम पेपर मिला, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस एग्जाम पेपर में मैथ और रीजनिंग की उन क्वेश्चंस की मार्किंग करूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे लायक है, ये क्वेश्चन मैं कर ले जाऊंगा। अब पेपर आपके पास ऐसे ऑनलाइन तो रहेगा नहीं कि आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, पन्ने रहेंगे, फटाफट पलटते जाओगे। मैंने देखा कि कॉम्प्रिहेंशन के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जो कि मैथ और रीजनिंग के हैं। अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो सपोज दैट मेरी आंखों के सामने ये क्वेश्चन आया, मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे पता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे बस का है, ये मैं सॉल्व कर लूंगा। मैंने इस पे क्या किया, गोला लगा दिया, मार्किंग कर दी। जब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यार ये तो क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको छोड़ दो, इसकी मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा, मैंने देखा यार ये क्वेश्चन तो परसेंटेज का है, परसेंटेज मैंने पढ़ रखा है, ये मुझसे हो जाएगा, मैंने मार्किंग कर ली। आगे बढ़ा, मैंने देखा एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भैया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन है, मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रखा है, मुझसे हो जाएगा, इसको भी मैं ट्राई करूंगा। मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यार यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो क्यूब का लग रहा है, ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मुझे नहीं आता। ऐसे में आगे बढ़ा, मैंने देखा यार यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट का है, मैंने पढ़ रखा है, मैं सॉल्व कर ले जाऊंगा। मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यार ये तो क्वेश्चन छोटा सा लग रहा है, परसेंटेज और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, कर ले जाऊंगा। मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मुझसे हो जाएगा, ये मैं कर ले जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखते जाना है और क्वेश्चन देखने के साथ साथ उन क्वेश्चंस की मार्किंग करते जाना है। अब मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन मत पूछने लगना कि सर किसकी मार्किंग करें और किसको छोड़ दें, ना ही आप ये क्वेश्चन पूछिएगा कि सर हम यही नहीं जान पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमसे लगेगा और कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं लगेगा। अगर ऐसा कुछ है कि आप आज तक यही नहीं जान पाए कि किस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, किस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है दोस्तों आपकी तैयारी बहुत निचले स्तर पे है। क्योंकि जब आप किसी काम को करना सीखते हो, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा कि आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर का इंजीनियर बनना है। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर का जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो आपने हार्डवेयर के बारे में सब कुछ जान लिया, मदरबोर्ड क्या होता है, कैसे रिपेयर होता है, आईसी चिप कहां लगती है, प्रोसेसर कहां लगता है, फैन कहां लगता है और सारी केबल का कनेक्शन कहां होता है। जब ये सारी जानकारी आपके पास होगी तो कल को कोई कस्टमर अपना कंप्यूटर बनवाने आएगा तो तुम्हें ये पता रहेगा उस कंप्यूटर की दिक्कत को जान के। जैसे उस कंप्यूटर में दिक्कत क्या है जब ये आपको बताई जाएगी तो आपको ये पता रहेगा, क्या पता रहेगा कि आप उस दिक्कत का, समस्या का समाधान कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और नहीं कर पाओगे तो आप बता दोगे कि नहीं ये चीज यहां नहीं हो पाएगी, ये चीज फलाने भैया के यहां हो पाएगी। तो ये वो क्यों बता पा रहा है, वो इसलिए बता पा रहा है क्योंकि उसने सही तरीके से सीखा है उन सारी चीजों को। वैसे ही अगर आपने भी अपने सिलेबस को सही तरीके से सीखा है, आपने भी अपने सिलेबस को सही तरीके से समझा है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ के, देख के आप इस चीज के एनालिसिस कर पाओगे, इस कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर ले जाऊंगा या फिर ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों सीसैट का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इस मुद्दे पे हमने बात की और उम्मीद है कि आपको जो बात मैंने बताई उस बात से कई हद तक आप सेटिस्फाई होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्किंग नहीं करोगे तो नो डाउट अननेसेसरी क्वेश्चंस को पिक करोगे और वो आपका जो समय है वो बर्बाद कर देंगे। अब कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सीसैट का पेपर इजीली क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं और वो मार्किंग भी नहीं करते हैं। उसका भी एक तरीका है। क्या है वो तरीका, मैं बताता हूं। वो आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से उठाते हैं और सीधे कहां तक चले जाते हैं, 80 तक चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने 1 से 80 तक सीधे उठाया और सीधे हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया और मेरा सीसैट का एग्जाम क्लियर हो गया। ऐसे एस्पिरेंट करते क्या है, इनकी भी कहानी मैं आपको बता देता हूं। जब आपने पहला क्वेश्चन उठाया तो ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस को बीच बीच में स्किप करके आगे चलते हैं। ये तरीका भी कई हद तक सही है, आप इसको भी अपना सकते हो कि मेरे आंखों के सामने क्वेश्चन आया, मुझे देख के लग रहा सॉल्व हो जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा तो मैंने किया, नहीं तो मैं आगे बढ़ गया। नहीं हो पा रहा है, अगला क्वेश्चन देखा, लंबा था, बड़ा था, फील हुआ कि नहीं सॉल्व हो पाएगा, स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस प्रोसेस में ये भी संभावनाएं हैं
कि कई ऐसे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आप लास्ट तक ना पहुंच पाओ, 1 से 80वें नंबर क्वेश्चन तक आप ना पहुंच पाओ, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस केस में आप 1 से 80 तक चीजों को सॉल्व करते और स्किप करते हुए तभी आगे बढ़ पाओगे जब आपकी स्पीड होगी, और स्पीड जो है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की इतनी कुछ खास नहीं होती है, क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस जो है वो जीएस फर्स्ट पेपर पे रहता है, जिसकी वजह से आप इस सेक्शन को टाइम भी कम दे पाते हो, इस वजह से आपकी स्पीड इतनी मेंटेन नहीं रहती है। इसीलिए मेरा एक बड़ा प्यारा सजेशन आपको है, वो सजेशन बढ़िया सजेशन है कि पूरे पेपर में मार्किंग कर लीजिए उन क्वेश्चंस की जो आपको इजी लग रहे हैं, इजी क्वेश्चंस की मार्किंग कर लीजिए और पहले अपने पूरे पेपर का जितना इजी वाला सेक्शन है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि जो सेक्शन इजी होगा उसी को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, उसी पे आप इजीली काम कर पाओगे। अब इतना काम हो गया, मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस सेक्शन से स्टार्टिंग करना चाहिए, इसका जवाब केवल आपके पास है, इसकी एनालिसिस आपको होनी चाहिए। मॉक को 5-5, 6-6 के टुकड़ों में बांट के अपनी स्ट्रैटेजी को बदल बदल के मॉक को अटेम्प्ट करो, जिससे आपको यह पता लगे कि किस वे में हमारे मॉक को अटेम्प्ट करने पे हमारा रिजल्ट अच्छा बन रहा है, और आपको अगर फील होता है कि नहीं यार ये मेरा एक पर्टिकुलर वे है जिससे मैं बेहतर कर पा रहा हूं, तो एग्जाम में भी आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगले मुद्दे पे चले। अब टॉप रेटेड टॉपिक्स की बात करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी कर रखी है और जिन लोगों ने अभी तक सीसैट के एग्जाम को तैयार करना या प्रिपेयर करना स्टार्ट ही नहीं किया है, उनके लिए मेरी क्या सलाह है। जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, अब उनको कौन से वो पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पे काम करने की जरूरत है, जहां से उनका रिवीजन अच्छा हो सकता है, ताकि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे हैं वो उनके माइंड से बाहर ना जाए। और ऐसे जितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं किया है, आप कैसे आगे बढ़ोगे और यहां से जो आपके सीसैट के एग्जाम तक का समय है, कैसे आप उस समय को यूटिलाइज करके अपने सीसैट को इतना मजबूत बना सकते हो कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओ। तो आइए दोस्तों, अगली बात करते हैं। आपके एक क्वेश्चन का जवाब तो मैंने दे दिया, ये एक क्या, एक तरीके से ये तो बता ही दिया भाई, ऑब्वियस सी बात है पेपर अच्छा होगा तभी आपका सीसैट का एग्जाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है, तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है इस मुद्दे पे हमें बात करनी थी, और इस मुद्दे पे नो डाउट हमने बात कर ली। अब दोस्तों जो अगला मुद्दा है वो अगला मुद्दा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स के टॉप रेटेड टॉपिक्स कौन से हैं और रीजनिंग के आपके टॉप रेटेड टॉपिक्स कौन से हैं, इनकी बात करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पिछले 6-7 सालों की एनालिसिस करूं, तो पिछले 6-7 सालों के एनालिसिस में मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो मैथमेटिक्स में अगर कोई एस्पिरेंट है जिसने केवल इतने टॉपिक्स को सही से पढ़ लिया, तो उसका मैथ का क्वेश्चन बहुत रेयरली कोई ऐसा होगा जो छूटे, नहीं तो नहीं छूटेगा। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो टॉपिक है जो मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं। और इसमें से भी अगर आप कहोगे सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो है आपके ये दो टॉपिक, एक नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट पे और सेकंड पे जो है वो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो पूरी मैथ के सारे टॉपिक को स्किप कर दे और वो केवल और केवल ये दो टॉपिक नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, केवल ये दो टॉपिक वो सही से पढ़ ले, मैं दावा करता हूं, गारंटी है मेरी कि उसका मैथ का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और डायरेक्ट के साथ साथ डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनर यहीं से बनाता है। तो इस पे भी दोस्तों काम करने की आपको जरूरत है। लेकिन फिर वही बात, अब जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पिछले काफी लंबे समय से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आप दोस्तों एक काम करिए, आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। रिवीजन का एक और बेस्ट तरीका है, नए नए क्वेश्चंस आपको डेवलप नहीं करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम इनके क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करिए। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ाया जाता है तो वो उतनी टाइम के लिए तो आपके माइंड में फीड हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि यार वो क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जो है वो आपकी डाउटफुल ना रहे, इससे बेहतर है कि बार बार आप मल्टीपल टाइम उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन
कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन पूछता है, नो डाउट बहुत ही ऑसम क्वेश्चन पूछता है। ऑसम इन द सेंस अच्छे क्वेश्चन पूछता है, इतना इजी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उन्हीं की मल्टीपल टाइम क्या करिए, रिवीजन करिए। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट ही नहीं किया है और उनका जीएस बहुत अच्छा है, बट वो चाहते हैं कि अब से एग्जाम के बीच में जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, तो इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या करना है, आपने केवल और केवल इन 2 टॉपिक्स पे काम करना है। इस बचे हुए समय में आप केवल और केवल इन 2 टॉपिक्स पे काम करिए, और ये 2 टॉपिक हैं आपके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम। इन दोनों पे अगर आपने काम कर लिया सही तरीके से, तो आपका नो डाउट आधा एग्जाम जो है वो यही बना देंगे। क्यों? क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन अकेले ये 2 टॉपिक कवर करते हैं। बाकी जो टॉपिक आपके बचते हैं ना, वो बहुत ज्यादा 4-5 क्वेश्चन लेके आएंगे, वरना आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही कवर कर लेता है। तो रिपीटर्स क्या करेंगे, रिपीटर्स इन सारे क्वेश्चंस को, सबसे बढ़िया है प्रीवियस ईयर पेपर का मल्टीपल टाइम रिवीजन। आपने एक बार पेपर लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रह्मा हो गए, आप ब्रह्मा नहीं हो गए। आप उसी पेपर को 2, 4, 5 दिन के गैप पे वापस से लगा सकते हो। जैसे 2023 से स्टार्टिंग करो, 2023 से स्टार्टिंग करो और माइंडसेट कर लो कि मुझे 2015 तक जाना है। 23 से 15 तक गए, जब खत्म हो गया तो वापस से 23 से 15 जाओ। 4 से 5 बार जब आप रिवीजन करोगे ना, तो 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर पेपर को करने के बाद आपको एक बात महसूस होगी, एक बात आपको फील होगी। और पता है आप क्या फील कर पाओगे? आप ये अच्छी तरीके से फील कर पाओगे कि भैया, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, आप ये अच्छी तरीके से फील कर पाओगे कि भैया नंबर सिस्टम के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है और उन क्वेश्चंस के साथ हमें कैसे टैकल करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको कोई टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर पेपर की, एक बार अगर आप करना चाहते हो तो आप एक बार क्लास कर लो। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने 2023 का पेपर कराया, 22 का कराया, 21 का कराया, 20 का कराया, 19 खत्म होने को है। 5 साल के पेपर हो गए। अभी मैं तुम्हें 18, 17, 16, 15 इतने पेपर और कराऊंगा। और एक बार जब ये पूरी सीरीज मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद पिछले जितने सालों के पेपर हैं वो सारे आपके चैनल पे हमेशा पड़े रहेंगे। आप अपने आप से फिर सॉल्व करिए। एक बार आपने मुझसे पढ़ लिया, अब आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ये काम आपको करना है। बाकी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे वर्क करिए। इनकी क्लासेस अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं, तो मैं बता देता हूं, स्टडी लवर SLV सिविल सर्विसेज, यूट्यूब पे सर्च करिएगा SLV सिविल सर्विसेज, यूट्यूब चैनल ओपन होगा, उस पे चले जाना, CSAT मैथ फॉर CSAT, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाना, मैथ फॉर CSAT एग्जाम, ऐसे ही कुछ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब उसको ओपन करोगे तो एक सीक्वेंस में आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बट उनमें से आप केवल नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास कर लो। जब आप ये क्लास वहां से कर लो, तो उसके बाद चले आओ सीधे प्रीवियस ईयर पेपर पे, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर को धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करो। जहां कहीं दिक्कत हो, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसी चैनल पे करवा रखे और करवा रहा हूं, उन क्लासेस को आप देख लो। तो ये तरीका है। एक जो मार्केट में क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है कि भाई आप ये बताओ कि कौन सा हमारा ऐसा मैथ का टॉप रेटेड टॉपिक है, तो दोस्तों मैथ का जो टॉप रेटेड टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बाकी आप ये 3 टॉपिक भी ले सकते हो, बट ये 2 टॉपिक आपके सबसे ज्यादा टॉप रेटेड है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब नंबर आता है दोस्तों रीजनिंग का। वैसे तो रीजनिंग में किसी को कुछ खास दिक्कत होती नहीं है, रीजनिंग में किसी को कुछ खास दिक्कत होती नहीं है। मैं ऐसे कई एस्पिरेंट्स को जानता हूं जिन्होंने रीजनिंग की कभी किसी टीचर से कोई क्लास नहीं की, उन्होंने रीजनिंग की कोई क्लास ही नहीं की और डायरेक्टली वो अपने आप से चीजों को सॉल्व कर करके रीजनिंग में एक्सपर्ट हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, वैसे तो यहां पे कुछ खास दिक्कत किसी को होती नहीं है, लेकिन अगर आप रीजनिंग के टॉप रेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो, जहां से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो वो टॉप रेटेड टॉपिक्स दोस्तों आपके कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट ऑर्डर, डायरेक्शन ऑर्डर, रैंकिंग,
ब्लड रिलेशन, नंबर ऑपरेशन जिसमें नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर भी यहीं पे आ जाता है, नंबर सीरीज वैसे मैंने अलग से लिख रखा है क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज भी यहां पे आती है। नंबर ऑपरेशन में दोस्तों साइन चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड द ऑड वन आउट भी आ जाता है, 4 ऑप्शंस दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा एक अलग है, एक कोई सर्टेन आपको एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा इसी लॉजिक पे कौन से गिवन 4 ऑप्शंस में से एक लॉजिक मैच कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्लॉक और कैलेंडर हर साल यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे, चाहे एक क्वेश्चन ही आए, चाहे एक क्वेश्चन ही आए, बट यहां से क्वेश्चन आएंगे। और अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो अब एग्जामिनर क्लॉक और कैलेंडर से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है किस पे बेस्ड, क्लॉक और कैलेंडर के स्टेटमेंट बेस्ड। वो आपको सिंपल सी, ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिंपल क्वेश्चन भी बन रहा है, बट एग्जामिनर अब यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाने लगा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा रहे हैं। क्यूब से भी जनरली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्यूब एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत ही आसान है, और नंबर सीरीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीसैट का एग्जाम कोई हवा नहीं है, जितना हुआ इसको लोगों ने बना दिया है, वाकई में ये इतना हुआ नहीं है। अगर आप ये सोचो कि नहीं यार बहुत टफ एग्जाम होता है और बहुत खतरनाक है, हमारे बस का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिंपल सा आप, मैं कहता रहा हूं कि मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आप केवल और केवल नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन 2 टॉपिक यहां से कर लो। रीजनिंग देखो बहुत ही नॉर्मल है, सबको पता है, खुद के माइंड का इस्तेमाल करके भी चीजें कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो क्लासेस इतनी है कि आप प्रॉपरली सारी क्लासेस को अटेंड करके थोड़ा थोड़ा वहां से हिंट लेके रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो। हां, ये बात सच है कि मैथ और रीजनिंग में जो ज्यादा टफ की कैटेगरी में रखा गया है वो मैथ ही रखा गया है सीसैट का, क्योंकि यहां के क्वेश्चंस का लेवल नो डाउट रीजनिंग के क्वेश्चंस के लेवल से थोड़ा सा हाई होता है। सो दोस्तों रीजनिंग की बात करेंगे तो ये रहे आपके रीजनिंग के टॉप रेटेड टॉपिक्स। इनकी आप अगर लिस्ट बनाना चाहते हो तो अपने पास आप इनको नोट कर सकते हो। ये वो टॉपिक हैं जिनको कवर करके कोई भी नॉर्मली बहुत इजीली सीसैट के एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो ये मैं हट जाता हूं सामने से, जितने भी हमारे बिगनर भाई साहब हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिगनर हैं या जितने भी रिपीटर्स हैं, दोस्तों ये टॉपिक आपको रिवीजन करते रहने हैं, परमानेंटली रिवीजन करते रहने हैं, क्योंकि अगर आपका रिवीजन एक बार ब्रेक हुआ तो रिवीजन ब्रेक होने के बाद जो चीजें आपने सीख रखी थी वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से गैप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रीजनिंग में कौन से हैं। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वैसे कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ाता नहीं हूं, बट एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है जो इतने सालों से मैं देखता चला आ रहा हूं। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, पहले कॉम्प्रिहेंशन बड़ा सिंपल आता था, एक पैसेज दे देता था, उसी पैसेज से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते थे और बच्चे सीधे क्वेश्चन रीड करते थे, पैसेज में से फाइंड आउट कर लेते थे और अपना जो आंसर है वो टिक कर देते थे। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो अब एग्जामिनर ने अपना पैटर्न बदलना स्टार्ट कर दिया है। आज की डेट में उसने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंशन का जो पूरा का पूरा सेक्शन है, जो पूरा पैसेज आपको एग्जामिनर देता है, वो वहां से लॉजिकल क्वेश्चन बनाने लगा है। दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन बनाने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके पीछे भी सोचना पड़ेगा और एक तरीके से कह सकते हो लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है कि सर ये लॉजिकल सोचने की थिंकिंग हमारे अंदर कहां से आएगी। तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, इन टॉपिक्स के कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, इनसे आपका आईक्यू लेवल भी तेज होगा। आईक्यू लेवल तेज होने के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आपका सिलेबस में हो या ना हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ने चाहिए, करने चाहिए, क्योंकि कल को आपके सामने भी ऐसे चैलेंजिंग कई सारे केस आएंगे जिनके बारे में आप हो सकता है बहुत अच्छे से ना सोच पाओ, डिसीजन मेकिंग आपकी उतनी अच्छी ना हो पाए। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं और मेरा ये कहना है आप सभी से कि जितना ज्यादा हो सके इन पे टाइम दिया करो, थोड़ा थोड़ा ही सही, डेली 10-10 मिनट का ही टाइम दो, बट इन क्वेश्चंस को करो। इनसे आपका आईक्यू भी तेज होगा, सोचने और समझने की क्षमता भी आपकी बढ़िया डेवलप होगी।
तो बाकी दोस्तों ये आपके रीजनिंग और मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आपको बता दिया। सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए इसकी हमने बात कर दी कि इस तरीके से अगर आप चलोगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करें, इसका भी जवाब मैंने दे दिया। सर मैं पूरा सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता हूं, बीच से ही मेरा पूरा समय खत्म हो जाता है, इसकी भी वजह मैंने बता दी कि ऐसा क्यों होता है और इसका बढ़िया सॉल्यूशन क्या है। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन और है कि सर मैथ जब पढ़ते हैं उस टाइम तक तो सारी चीजें सही रहती हैं, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि अभी अभी मैं यहीं पे खड़े होकर आपको शाही पनीर की एक बढ़िया सी रेसिपी बनाना सिखाता हूं और मैंने कहा चलो एक काम करो, मैं यहां बना रहा हूं कैमरे पे, तुम अपने अपने घर पे बनाओ, और तुमने वो करना स्टार्ट किया। अब मैंने कहा चलो ठीक है, पहले तेल डाला, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला, फिर टमाटर डाला, मतलब ऐसे मैंने तुम्हें रेसिपी बताना स्टार्ट किया। अब मैं फटाफट बताता गया, तुम उधर से वो फटाफट करते गए, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हफ्ते भर बाद अगर तुम खुद से वो काम करोगे ना तो हफ्ते भर बाद तुम भूल जाओगे कि पहले मैंने टमाटर डाला था कि पहले प्याज डाला था, पहले क्रीम डाली थी कि पहले खोया डाला था, ये चीज आप भूल जाओगे। तो इसलिए दोस्तों कोई भी चीज है वो अगर हमने सीखी है तो किसी भी सीखी हुई बात को याद रखने का एक ही तरीका है, उसका रिवीजन करते रहना, उसके बारे में वापस से पढ़ते रहना। या फिर एक बढ़िया तरीका और है जो कि मैथ में काम नहीं करता है, जैसे जीएस वगैरह में खासकर टीचर्स को आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि पढ़ा हुआ याद रखने का बढ़िया तरीका यह है कि उसको किसी अपनी रियल कह सकते हो घटना से संबंधित कोई ऐसी लाइफ की घटना ले लो जिससे उसको रिलेट करा सको, रिलेट करा करा के पढ़ो, याद रहेगा। बट दोस्तों मैथ वगैरह में ऐसा नहीं है, मैथ में आप मैथ को अपनी लाइफ की किस घटना से रिलेट कराओगे। मैथ में सिंपल सा एक फंडा है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा चीजें आपके माइंड में बनी रहेंगी। जिस दिन से आप रिवीजन और प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे माइंड से ऑटोमेटिक चीजें निकलती जाएंगी। आपको क्या लगता है, मैं आज खड़े होकर रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा हूं तो सारी चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूं और 1 महीने तक मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, मेरे पास कॉपी किताब कुछ ना हो, मैं बिल्कुल पढ़ने को ना पाऊं और ना ही मुझे कुछ प्रैक्टिस करने को मिले, तो क्या होगा? क्या होगा? मैं जो भी नॉलेज है ना वो उतना ही बरकरार नहीं रख पाऊंगा, मेरा बहुत ऐसा नॉलेज होगा जो मैं खो चुका हूंगा। आज मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा हूं तो मेरा माइंड जो है वो उसी माहौल में ढल गया है। अब अगर मैं 1 महीने तक नहीं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है बहुत ऐसे शॉर्टकट फंडे या बहुत ऐसी अप्रोचेस जो मैंने इन पिछले कुछ दिनों में बनाई हैं वो मेरे माइंड से निकल जाए, लाजमी है। तो मैथ में दोस्तों क्या है, मैथ में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि एक बार पढ़ लिया तो वो ताउम्र याद रहे। मैथ सिंपल सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां जितना ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो काफी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वाकई में कुछ बढ़िया सीखा है आपने इस वीडियो से तो इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डेली दोस्तों सुबह 11:15 पे, कितने बजे? डेली 11:15 पे मैं लाइव आता हूं दोस्तों, और ये AM मॉर्निंग लाइव आता हूं और लाइव आके मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराता हूं। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मैंने 2023 से स्टार्ट किए थे और 23 से 22, 21, 20 चलते हुए अभी मैं 2019 पे पहुंच चुका हूं। ये सफर अभी हमें तय करना है 2015 तक का। तो अगर आप इस क्लास को लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो बाद में आप इसको रिकॉर्डेड भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ना पसंद आई हो तो मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं मुझे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं रहेगा, आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। बट अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी 11:15 बजे वाली क्लास में जिसमें हम 2019 के CSAT पेपर को फाइनली खत्म करने वाले हैं। सो टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद आप सभी को।